बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। आज इस चैप्टर का हम बिल्कुल आखिरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है। मैंने आपको दो मामले बताए थे, एक हॉट एनवायरनमेंट और एक कोल्ड एनवायरनमेंट। प्लांट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है बाहर, तो प्लांट अपने ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर देता है। ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर देता है जिससे उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है और उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। और हद से ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो प्लांट जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं शॉक प्रोटीन। और शॉक प्रोटीन जो है वो इंजाइम्स की हिफाजत करता है। जबकि कोल्ड टेम्परेचर में ये जो प्लांट का सेल होता है, ये क्या करता है, अपनी सेल वॉल की कंपोजिशन को ऑल्टर कर देता है जिससे सेल वॉल में आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और इन आइस क्रिस्टल्स के बनने से इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सुपर कूल हो जाएगा, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। सो इस तरीके से वो अपने थर्मो रेगुलेशन करता है। आज हमने एनिमल्स पर बात करनी है जी। थोड़ा सा थर्मो रेगुलेशन को अगर हम रिपीट करें तो हमने देखा है जिस चैप्टर में होम्योस्टेसिस से मुराद होती है मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आती हैं जिसका इफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट में भी पड़ता है। अगर ऑर्गेनिज्म अपने इस इफेक्ट को काउंटर करे और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। फिर हमने इसी चैप्टर में देखा कि होम्योस्टेसिस के तीन एस्पेक्ट होते हैं। अगर पानी को और उसके अंदर जो डिसॉल्व सॉल्यूट है, इन चीजों को मेंटेन किया जा रहा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरह अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो थर्मो रेगुलेशन क्या हो गया? मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन की बॉडी है, ये एक ह्यूमन की बॉडी है। इस वक्त ह्यूमन की जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हुआ हुआ होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी के जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें या कम कर दें तो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी मुतासिर होती है, उसका काम स्लो हो जाता है। 45 से ऊपर ले जाएंगे तो हमारे एंजाइम्स मर जाते हैं। 0 से कम कर देंगे तो हमारे एंजाइम्स की काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि जी आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 पर मेंटेन रहे। अगर बाहर चेंजिंग्स आएंगी उसका इफेक्ट इस टेम्परेचर पे पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी उस इफेक्ट को बैलेंस करेगी, काउंटर करेगी और कोशिश करेगी कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री पे मेंटेन रहे। जैसे इसकी मिसाल मैंने आपको दी होगी शुरू में कि अगर हम एक एक गिलास है जी पानी का, ये एक गिलास है पानी का और इस गिलास में हमारे पास जो पानी है उसका एक अपना टेम्परेचर है। अगर मैं बाहर इस गिलास के आग लगा दूंगा तो मैंने बाहर जो है वो टेम्परेचर कर दिया हॉट, अंदर इफेक्ट पड़ेगा और अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर भी हॉट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी गिलास को, जिसका अपना एक टेम्परेचर है जी, और मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूं तो अब बाहर फ्रिज, इस गिलास के बाहर जो माहौल हो गया वो कोल्ड हो गया, इसका इफेक्ट अंदर भी पड़ेगा और अंदर का पानी जो है वो कोल्ड भी हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हॉट करेंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हॉट हो जाता है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कोल्ड करेंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर का इफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट पर पड़ता है। यही मामला लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी होगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमन, उसका इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बाहर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ज्यादा कर दें टेम्परेचर, हॉट एनवायरनमेंट कर दें, सब क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अंदर अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, 37 से बढ़ता जाएगा 47, 57 और 100 तक पहुंचना चाहिए उसूलन। फिजिक्स के लॉ के मुताबिक
100 तक इंटरनल टेम्परेचर पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी मेंटेनेंस करती है, आपकी तो बॉडी थर्मो रेगुलेशन करती है। अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, 37 के बजाय सपोज कर ले 45 हो गया, यानी अब अंदर हीट ज्यादा है। सो आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट को रिमूव करेगी, हीट को आपकी बॉडी रिमूव करेगी, आपकी बॉडी में से हीट निकलना शुरू हो जाएगी। हीट निकलना शुरू हो जाएगी तो आपका टेम्परेचर कम होते होते वापस 37 पर आ जाएगा। ये ऐसे हॉट इन्वायरमेंट में होता है। सिमिलरली अगर इसी ऑर्गेनिज्म को इसका टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इसका जो एनवायरमेंट है उसमें सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, मिसाल के तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई है इंसान एक ठंडे इलाके में पहुंच गया। अब ठंडे इलाकों में टेम्परेचर कम होता है जी, लेट सपोज के जी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसका इफेक्ट अंदर पड़ेगा, अंदर का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। 37 से सपोज कर लें जी कम होकर 25 पहुंच गया। अब हीट अंदर कम होती जा रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। सो आपकी बॉडी क्या करेगी, कहीं से हीट बनाना शुरू करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी आपकी बॉडी के अंदर। एक तो हीट प्रोड्यूस होगी और दूसरा हीट लॉस कम हो जाएगा। आपका हीट लॉस जो है ना वो कम हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर कम हुआ था अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर वापस आपके 37 पर आ जाएगा। तो ये काम करेगी आपकी बॉडी। अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हॉट हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट लॉस करना शुरू कर देगी ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। सिमिलरली अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोल्ड हो जाती है, ठंडक हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो अब आपकी बॉडी दो काम करती है, एक हीट प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, दूसरा जो हीट लॉस हो रही है उसको मिनिमाइज करेगी, कम करेगी ताकि अंदर हीट बचे। अंदर हीट बचे, आपकी बॉडी के अंदर हीट आएगी तो फिर आपका टेम्परेचर मेंटेन होके 37 पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। ठीक है। और अगर ये ना किया जाए तो मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, अगर आप नहीं करते हो, अगर आपकी बॉडी थर्मो रेगुलेशन नहीं करती तो हॉट के अंदर टेम्परेचर बढ़ बढ़ के 100 डिग्री हो जाएगा, आपके अंदर के सारे एंजाइम्स खत्म हो जाएंगे। अगर कोल्डनेस में अगर आपकी बॉडी थर्मो रेगुलेशन नहीं करती तो आपका टेम्परेचर कम होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, आपके एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी। सो जरूरी है जी थर्मो रेगुलेशंस करना। अगर थर्मो रेगुलेशंस नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट में भी आ जाएगा और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मुतासिर हो जाएगा। सो ये जरा जहन में रखेंगे हम कि अगर हॉट एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हॉट हो जाता है तो आपकी बॉडी हीट लॉस करना शुरू कर देती है ताकि जो अंदर हीट गेन हुई है वो निकल जाए, बैलेंस हो जाए। और अगर कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाता है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो आपकी बॉडी तो हीट प्रोड्यूस करेगी और हीट लॉस को कम कर देगी ताकि आपकी बॉडी के अंदर हीट मेंटेन बढ़ जाए और आपका जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो बढ़ के नॉर्मल हो जाए। सो ह्यूमन के थर्मो रेगुलेशन को जरा मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थर्मो रेगुलेशन के एतबार से ऑर्गेनिजम्स की जरा टाइप्स देख लेते हैं एनिमल्स के अंदर। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है जी, टेम्परेचर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से जरा ऑर्गेनिजम्स की टाइप को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंसान जो होते हैं वो हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या ऐसा काम करते हैं जिससे उनका थर्मो रेगुलेशन होता है। तो पहले हम जरा देखते हैं जी कि टेम्परेचर के एतबार से ऑर्गेनिजम्स की, खासकर एनिमल्स की, नॉट ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एनिमल्स, तो टेम्परेचर के एतबार से एनिमल्स की कितनी टाइप्स होती है। तो टेम्परेचर के एतबार से एनिमल की दो टाइप होती है जी। नंबर वन इज कॉल्ड पोकिलोथर्म्स। पोकिलोथर्म्स, ठीक है जी, इनको आप कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा जो टर्म यूज किया जाता है हमारी बायोलॉजी में वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है जी, पहली टाइप ये होती है जी। और दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स, होम्यो का मतलब होता है एक जैसा। इसको सिंपल वर्डिंग में हम कहते हैं हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो टेम्परेचर के एतबार से हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक कहलाते हैं पोकिलोथर्म्स, इनको आप कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, और एक कहलाते हैं होम्योथर्म्स, इनको आप वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं जी, पहले बात करते हैं पोकिलियोथर्म्स की, जिनको आप कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकता है।
यानी इनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर टेम्परेचर कम होगा तो इनका अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, दे आर कॉल्ड पोकिलियोथर्म्स। कौन होते हैं जी? जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, उनको हम कहते हैं पोकिलियोथर्म्स। ठीक है जी। तो पोकिलियोथर्म्स क्या होते हैं? जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं होगा। मैं यहां लिख देता हूं, डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो पोकिलियोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। जैसे हम जो होते हैं इंसान, मैंने आपको बताया ऊपर, इंसानों का बॉडी टेम्परेचर कितना है? फिक्स 37 फिक्स है। अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका चेंज होगा टेम्परेचर, लेकिन होम्यो थर्मो रेगुलेशन होगा और आपका बॉडी टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा दोबारा। अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम होगा तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा, लेकिन थर्मो रेगुलेशन करोगे आप, आपका बॉडी टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाएगा। यानी सर्दी हो या गर्मी, आपका टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये जो पोकिलियोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो अगर बाहर गर्मी होगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। बाहर सर्दी होगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है जी। उनको हम कहते हैं, जैसे अगर इनकी बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है जी 37, अब अगर बाहर 100 डिग्री हो गया तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होकर 100 हो जाना है। अगर बाहर कम होके 0 हो गया तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होके 0 हो जाएगा। तो अब ये कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? ये कहीं छुपते हैं जी, अगर गर्मी होती है सर्दी होती है तो ये अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को एनवायरमेंट से दूर कर देते हैं, पैक कर देते हैं। आपने हाइबरनेशन जैसे प्रोसेस सुने होंगे जी, कि फ्रॉग सर्दी होती है गर्मी होती है तो गर्मियों में वो हाइबरनेशन पे चला जाता है, पैक कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि गर्मी हो रही है, बाहर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और उसके पास थर्मो रेगुलेशन नहीं हो रही, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, उसका थर्मो रेगुलेशन नहीं होगा, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो मर जाएगा। सो ये फिर अपने आप को हाइबरनेशन एस्टिवेशन करके अपने आप को बचा रहे होते हैं। ठीक है। सो इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज होता है। अगर एनवायरमेंट में 100 डिग्री हो गया तो इनका इंटरनल टेम्परेचर भी 100 बढ़ जाएगा। अगर एनवायरमेंट में 100 0 हो जाएगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा। इनमें कोई थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं होता, कोई इनके अंदर थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं होता कि एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जितने भी आपके एम्फीबियंस होते हैं, ज्यादातर रेप्टाइल्स जो होती हैं आपके रेंगने वाले, या फिशेस जो होती हैं, वो सारे जो है पोकिलियोथर्म्स होते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से ये माइग्रेशन वगैरह करते हैं। जिनको पता है गर्मी हो रही है जी तो इनके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये माइग्रेशन कर लेंगे, हाइबरनेशन कर लेंगे, एस्टिवेशन कर लेंगे, और इस तरह ये अपने आप को बचाते हैं। इनके अंदर मेंटेनेंस का, थर्मो रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। इसी तरह मछलियां, जब मछलियां सर्दी होती है, ठंड पानी होता है, मछलियां आगे पीछे हो जाती है, माइग्रेशन कर लेती है। एम्फीबियंस का तो मैं आपको बता रहा हूँ, हाइबरनेशन करना शुरू कर देते हैं। रेप्टाइल्स भी हाइबरनेशन एस्टिवेशन जैसे प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गए पोकिलियोथर्म, जिनको हम कॉमनली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, माहौल किसे जुड़ा हुआ होता है। अगर माहौल का टेम्परेचर बढ़ेगा इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर माहौल का टेम्परेचर कम होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इनके पास कोई थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं होता कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये उसको बढ़ा दें, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये उसको कम कर दें, ऐसा कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं होता। जबकि होम्योथर्म्स क्या होते हैं जी? इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट से आजाद होता है। एनवायरनमेंट में गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर।
सो ये क्या होते हैं, होम्योथर्म्स, जिनको हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, माहौल से आजाद। अगर माहौल में गर्मी हो गई, इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इनके पास थर्मो रेगुलेशन होती है, फौरन उसको मेंटेन करके फिक्स कर देंगे। इनका अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्दी होती है तो इनका बॉडी टेम्परेचर कम जरूर होगा, लेकिन ये फौरन से थर्मो रेगुलेशन करेंगे और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। तो इनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चलना होता है। मिसाल के तौर पे इसमें इंसान आते हैं जी, ह्यूमंस आर होम्योथर्म्स। आपका बॉडी टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर माहौल में गर्मी होगी, आपका टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन थर्मो रेगुलेशन होगी और आपका मेंटेन हो जाएगा 37। सर्दी होगी तो भी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा, लेकिन थर्मो रेगुलेशन की वजह से आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो इनके पास थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म होते हैं। उस थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म की वजह से ये अपना एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर रख रहे होते हैं। इसमें मिसाल आती है जी बर्ड्स की, एविस और ह्यूमन। एविस और ह्यूमन जो होते हैं, इनका वार्म ब्लडेड होते हैं जी। इन ये होम्योथर्म्स होते हैं, इनका फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो है होमो थर्मो रेगुलेशन की वजह से मेंटेन रहता है। सो ये दो टर्म्स है जी हमारे पास, दो किस्म के एनिमल्स हो गए। एक पोकिलियो टर्म, जिनका फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं है, माहौल के हिसाब से चेंज हो जाता है, वेरिएट करता है। और एक कहलाते हैं जी होम्योथर्म्स, जिनको हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स होता है, माहौल के हिसाब से चेंज नहीं होता। लेकिन ये दोनों टर्म्स बहुत पुरानी हो गई है। ये बहुत पुरानी हो गई है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल्स का। इतना पुराना आप यूं समझ लें कि ये एरिस्टोटल, ग्रीक दौर का कॉन्सेप्ट है। एरिस्टोटल था जिसने कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के हिसाब से एनिमल्स के दो ग्रुप बनाए थे। आगे जाके जब हमने अपनी बायोलॉजी को रिसर्च किया तो हमें पता चला कुछ ऐसे एम्फीबियंस, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स जरूर हैं, कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। फिक्स होगा उनका बॉडी टेम्परेचर, यानी उनके पास थर्मो रेगुलेशन होती है। उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा है जी बाय थर्मो रेगुलेशन। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि इंसानों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बुखार होगा आपको तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 4-5 दिन तक 100 रहेगा। 104, 105 हो जाता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं हुआ। बुखार हो रहा है आपको, पायरेक्सिया हुआ हुआ है, फीवर हुआ हुआ है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आपका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं हुआ। तो ये दोनों टर्म्स थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। कुछ ऐसे होम्योथर्म्स हैं या कुछ होम्योथर्म्स के अंदर ऐसे ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिनके अंदर उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़कर फिक्स हुआ हुआ होता है, बुखार की कंडीशन के अंदर। इसी तरह कुछ ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ होता है, और वो एक खास गर्म इलाकों के अंदर अपने फिक्स टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के साथ रहते होते हैं। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म किया जा चुका है। और अब जो है वो हम एनिमल्स को दो टाइप्स में कन्वर्ट डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं एक्टोदर्म्स, एक कहलाते हैं एक्टोदर्म्स और एक कहलाते हैं एंडोदर्म्स। अब हमने ये दो एनिमल्स के ग्रुप बनाए हुए जी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता तो दिया ये क्या है, बट इट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट ओल्ड है जी, अब इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन बहरहाल ये गलत है। मैंने आपको बता दिया इसका रीजन भी। कुछ ऐसे एम्फीबियंस वगैरह हमारे पास हैं, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो वार्म ब्लडेड प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसी तरह इंसानों के अंदर भी मैंने आपको बता दिया, आपको बुखार हो जाता है तो फिर आप तो कोल्ड ब्लडेड हो गए, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर माहौल के हिसाब से चेंज हो गया। सो इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया गया है, और अब ये दो कॉन्सेप्ट आ गए जी एनिमल्स की। अब दो टाइप्स हम कहते हैं, एक कहलाते हैं एक्टोथर्म्स, एक कहलाते हैं एंडोथर्म्स। अब ये क्या होते हैं जी, एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, एंडोथर्म्स क्या होते हैं। एक्टोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी को गर्म करते हैं जी बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एनवायरमेंट। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने एनवायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर हीट नहीं बनती, इनके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो हीट नहीं बनती, बल्कि बनती है लेकिन बहुत थोड़ी सी, ना होने के बराबर। तो ये अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए एनवायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, माहौल से अपनी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि मछलियां हो गई, फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये जो है वो एम्फीबियंस हो गए, इनको हम कहते हैं ये एक्टोदर्म्स। ठीक है, ये एक्टोदर्म्स है। ये अपने बॉडी के अंदर इतनी हीट नहीं बना पाते
कि इनकी उस हीट की वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स चल रहा होता है, गर्म रहे इनकी बॉडी, नहीं। इनकी बॉडी के अंदर इतनी हीट नहीं बनती कि उस हीट की वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर एक सूटेबल लेवल पर आ जाए। सो ये क्या करते हैं जी, ये बाहर से एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, माहौल से अपनी हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लाते हैं, जिससे इनकी बॉडी गर्म रहती है। उनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। और एंडोथर्म्स क्या होते हैं जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से ही हीट को प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर। ठीक है जी, दे प्रोड्यूस हीट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। अपने अंदर बॉडी में इनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं उसी से ही ज्यादातर ये हीट जनरेट करके अपनी बॉडी को उसी हीट से गर्म रखते हैं। यानी ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते। इनको बॉडी गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए वो इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उसी से प्रोड्यूस हो जाती है, और उसी से ही अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। इनके एनवायरनमेंट में सर्दी हो गर्मी हो इनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि इनकी बॉडी अंदर ही के टेम्परेचर से गर्म हुई होती है। इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैमल्स होते हैं, इंसान वगैरह इसी में ही आ जाते हैं, और एवस जो होती हैं यानी कि परिंदे, वो भी इनमें आ जाते हैं। तो ये दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स अब हम बनाते हैं। ठीक है। सो एनिमल्स की हमने टाइप देख ली थी। टेम्परेचर के हिसाब से पुराने कॉन्सेप्ट में दो एनिमल्स हुआ करते थे, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, और अब न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक दो ऑर्गेनिज्म है। एक वो जो अपनी बॉडी के अंदर हीट नहीं बनाते बल्कि एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। और एक वो जो अपनी बॉडी से ही इतनी हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं कि उस हीट की वजह से इनकी बॉडी गर्म रहती है, इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होती। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एंडोथर्म्स। ठीक है जी। अब जैसे कि एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग वगैरह, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो अब अगर ठंडक है, एनवायरनमेंट में ठंडक है, तो ये उसमें से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरनमेंट में हीट कम है। सो अब इनकी बॉडी भी अंदर ठंडी पड़ी हुई होती है, अंदर से हीट नहीं बन रही। सो इनके अंदर हीट नहीं बन रही, बाहर से ये हीट लेते हैं और ठंडक के दौरान इनको हीट नहीं मिल रही। सो गड़बड़ हो जाती है, ये फिर जो है वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन पे चले जाते हैं। इसी तरह अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है थी और अंदर जो है इनके तो अंदर हीट नहीं बनती है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये बहुत ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करके अपनी जिस्म को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं। तो ये भी नुकसान होता है। तो यूं भी ये फिर उससे बचने के लिए हाइबरनेशन जैसे प्रोसेस में चले जाते हैं। जबकि एंडोडर्म्स जो है वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, उनकी तो जितनी हीट है वो अंदर से प्रोड्यूस होकर इनकी बॉडी को गर्म करती है। सो ये अपने एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ये चार किस्म के हमने एनिमल्स की टाइप देख लीजिए। अब आते हैं ह्यूमंस की थर्मो रेगुलेशन की तरफ। ठीक है जी। अब आते हैं थर्मो रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है जी, मैं टाइटल डाल देता हूँ। अब हम बात करेंगे जी, खाली इंसान पर बात करेंगे, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। तो थर्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी हमने आज की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है जी। तो मैं आपको इसका दो मामला दोबारा रिपीट करा देता हूँ। ये इंसान की बॉडी है, इंसान का बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अगर बाहर गर्मी हो गई, हॉट एनवायरनमेंट है, तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा 37 से फॉर एग्जाम्पल 45 हो जाता है। ठीक है जी। फौरन यहाँ थर्मो रेगुलेशन शुरू होगी जी। अब आपकी बॉडी में 45 का मतलब है ज्यादा हीट आ गई। अब आपकी बॉडी में ज्यादा हीट है तो सब आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट जो है वो रिलीज करना शुरू कर देगी। हीट जो है वो रिलीज हो रही है, आपकी बॉडी से हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होकर वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सो हॉट एनवायरनमेंट में क्या करना है आपको, हॉट एनवायरनमेंट के अंदर आपको हीट रिलीज करनी है। हॉट एनवायरनमेंट की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट आ गई है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। सो आपकी बॉडी ने क्या करना है, हीट को रिलीज करना है। हीट रिलीज करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर हीट कम हो जाएगी, जिससे आपका टेम्परेचर वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ये हॉट एनवायरनमेंट का मामला होता है। सिमिलरली अगर आप जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने की वजह से आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी कोल्ड होगा और आपका टेम्परेचर कम होकर लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो बाहर सर्दी है, आपके जिस्म के अंदर भी सर्दी होना शुरू हो जाएगी, आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा 37 से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री तक चला गया। 30 डिग्री का मतलब अब आपके जिस्म में हीट कम हो गई है, आपके जिस्म में हीट क्या हो गई है, कम। तो अब यहाँ दो मामले करेगी आपकी बॉडी। एक जो आप हीट लॉस कर रहे हो ना, ये वाली जो हीट लॉस हो रही होती है, इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी हीट लॉस होना शुरू होती है, बस हल्की फुल्की।
हीट लॉस तो आप रोक नहीं सकते हो, आप सांस बाहर ले रहे हो उसमें भी हीट लॉस हो रही है, लेकिन ये उसको रिड्यूस कर लेंगे ताकि अब आपकी बॉडी के अंदर की जो हीट है वो बच जाए। और दूसरा, आप हीट प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इंसान जो होते हैं वो एंडोडर्म्स होते हैं। एंडोडर्म्स होते हैं, इनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जा रही है, अंदर से ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये अपनी हीट प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। सो अब हीट प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, हीट जो रिलीज कर रहे हैं वो कम कर देंगे, इससे इनका क्या होगा जी, अब इनकी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो वापस बढ़ के 37 पे हो जाएगा। सो ये करेंगे जी, कोल्ड के एनवायरनमेंट के अंदर दो काम किए जाएंगे। एक, रिड्यूस करेंगे हीट लॉस को, रिड्यूस हीट लॉस, वो जो हीट लॉस हो रही है उसको कम कर देंगे ताकि इनकी बॉडी के अंदर हीट बच जाए। और दूसरा, अपनी बॉडी के अंदर हीट जो प्रोडक्शन हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको ये इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो दोनों कामों से इनकी बॉडी के अंदर हीट जमा होना शुरू हो जाएगी और उससे क्या होगा, इनकी बॉडी अंदर गर्म होना शुरू हो जाएगी और इनका टेम्परेचर जो कम हुआ था अब वो वापस बढ़कर मेंटेन हो जाएगा। सो ये दो तरह है, ये दो काम करना है इनको। हॉट एनवायरनमेंट में ये काम करना है जी, इनको हीट रिलीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करनी है, थर्मोरेगुलेशन हो जाएगी। और कोल्ड एनवायरनमेंट में इनको जो है वो दो काम करना है, एक तो अपने हीट लॉस को कम करना है और दूसरा जिस्म के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बढ़ानी है। ठीक है जी, क्यों, याद रखिएगा, इंसान जो है वो एंडोडर्म्स होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर इनका कोई फर्क नहीं है, इनके अंदर हीट खुद बन रही है, उसी से ही मेंटेन करते हैं ये। अब कैसे करते हैं जी, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, पहले हॉट एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। हॉट एनवायरनमेंट में ये क्या क्या करेंगे, यानी कि गर्मी हो गई, अगर बाहर गर्मी हो गई है बाहर, तो अब ये क्या करते हैं इन दी हॉट एनवायरनमेंट। ठीक है जी, सो अब हॉट एनवायरनमेंट में इनको क्या करना है जी, इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट आ गई है, बाहर गर्मी हो गई जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो गई है और अब ये गर्म हो गए, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो दे हैव टू रिलीज हीट, इनको जो है वो हीट ज्यादा से ज्यादा खारिज करनी है। तो क्या क्या काम करते हैं जी, सबसे पहले तो चूंकि बाहर गर्मी हो रही है, इसकी इनकी स्किन पर जो है वो हॉटनेस का एहसास होता है, गर्मी आ रही होती है इनकी हीट स्किन पर। ठीक है ना, अगर बाहर गर्मी हो रही है तो आपकी खाल जलेगी, तो पहले तो इस खाल को जलने से बचाना है। ठीक है, आपके ये ध्यान में रखिएगा, अब आपके बाहर जो है ना वो गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपकी खाल जो है वो जरा डेलिकेट होती है, ये जलने के खतरात होते हैं। सो आपकी बॉडी सबसे पहला काम क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी स्वेटिंग, पसीने खारिज करेगी, स्वेटिंग करेगी। क्यों, क्योंकि स्वेटिंग जो है वो पानी होता है उसके अंदर, पसीने जो होते हैं उनमें पानी होता है और नमक होता है। अब पानी जब आपके पसीना निकलेगा, आपकी बॉडी पे पानी की, आपकी स्किन पे पानी की लेयर बन जाएगी, और पानी आपको पता है कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सो अब आपकी खाल जो कि गर्मी की वजह से जल रही थी, अब उस पर जब पानी आ जाएगा तो अब उसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और उसका जलना जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो यूं तो इसने अपनी खाल को बचाया, गर्मी में खाल जलना शुरू हो गई तो फौरन आपकी बॉडी ने क्या करा, स्वेटिंग करना शुरू कर दी, पसीने निकालना शुरू कर दिए, तो आपको गर्मी में पसीने आना शुरू हो जाते हैं। पसीने से क्या होता है, आपके ये पसीने जब आपकी बॉडी पर, आपकी खाल पर लेयर बना देंगे, तो उस लेयर से क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसको ठंडक का एहसास मिलना शुरू हो जाएगा, खाल जलने का जो मामला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है जी, दूसरा है जी वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन ये किया जाएगा। अब वैसोडाइलेशन क्या है, देखें जी, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा वैसोडाइलेशन को। ये आपकी स्किन है, आपकी स्किन के नीचे, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, आपकी स्किन के नीचे ये चल रही है जी आर्टरीज, जिनमें खून दौड़ रहा होता है। ठीक है, ये आपकी स्किन है, दिस इज योर स्किन, और आपकी स्किन की दूसरी लेयर में आर्टरीज मौजूद होती हैं जिनके अंदर जो है आपका खून दौड़ रहा होता है। ठीक है जी, इनमें हम ऐसे जो है वो बता देते हैं कि इनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, अब आर्टरीज का मुंह ऐसा होता है जरा बड़ा सा, आर्टरीज का आपको याद होगा, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि इनका ल्यूमन थोड़ा बड़ा होता है, ल्यूमन जो है वो इनका थोड़ा बड़ा होता है, तो इस पूरी में से आपका खून दौड़ रहा है। एक बात, आपके ब्लड में होता है जी हीट, क्योंकि आपके जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है वो कहाँ जाती है, वो आपके ब्लड में होती है। तो ये जो आपका ब्लड है ना, इस ब्लड में है क्या चीज, हीट, हीट है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा उनमें से ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट आपके ब्लड में शामिल हो जाती है, सो आपका ब्लड थोड़ा गर्म होता है।
अगर आपने गाय वगैरह को कुर्बान होते हुए देखा हो, तो गाय का खून जब निकलता है उसको आप हाथ लगाएं, थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा हॉट होता है। सो आपके ब्लड में क्या है जी, हीट है। अब वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, ये जो आपकी आर्टरीज है जी, स्किन के नीचे की जो आर्टरी है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये और पतली हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास मिसाल है ये आर्टरी है और इसका ये ल्यूमन है, सपोज करें ये ल्यूमन है, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आर्टरी है और इसका ल्यूमन देखें बढ़ गया। ल्यूमन का बढ़ना, आर्टरीज के अंदर का जो ल्यूमन है उसका इंक्रीज होना कहलाता है वैसोडाइलेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंक्रीज इन ल्यूमन ऑफ आर्टरी। ठीक है जी। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होगा कि आपके स्किन के नीचे की जो आर्टरी है उसका ल्यूमन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इलास्टिक होती है, वो बढ़ सकता है। सो अब आपके जो आर्टरी का ल्यूमन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अभी आपका इस आर्टरी में जिसका ल्यूमन कम है, ब्लड कम जा रहा होगा, ब्लड फ्लो जो है वो लो होगा। और अगर ल्यूमन हमारा बढ़ गया, आर्टरी ज्यादा खुल गई, तो अब आपका ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ जी, वैसोडाइलेशन हुआ, आपकी आर्टरी अब थोड़ी मोटी हो गई। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं जी, ये ले। अब आपकी आर्टरी थोड़ी मोटी हो गई। ठीक है, अब मोटी आर्टरी का मतलब होगा इसमें से ब्लड ज्यादा गुजरेगा। सही कह रहा हूँ ना, ब्लड ये लिखा हुआ मैंने, ब्लड फ्लो हाई हो गया। अब इसमें से ज्यादा ब्लड गुजर रहा है और इस ब्लड में हीट है, और वो हीट जो है वो आपकी स्किन से ऐसे एवापोरेट हो जाएगी। डिफ्यूजन के जरिए आपके ब्लड में से जो स्किन जो हीट है वो आपकी खाल के जरिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। रिमेंबर, हमें हीट को रिलीज करना था। सो इस तरीके से ये हीट जो है वो ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देगी। तो जब गर्मी हो जाती है, आपकी बॉडी ने ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करनी है, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, आपकी बॉडी की स्किन के नीचे की जो आर्टरीज हैं उसका ल्यूमन बढ़ जाता है। ल्यूमन बढ़ने से क्या होगा, आपके खून जो है, स्किन के नीचे जो खून है वो ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। आर्टरीज में से ज्यादा ज्यादा खून आ रहा है, अब जाहिर बात है पहले कम खून आ रहा था तो उसकी थोड़ी सी हीट रिलीज हो रही थी, अब ज्यादा खून गुजर रहा है आपकी आर्टरीज में से तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। सो वैसोडाइलेशन की मदद से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ल्यूमन। ल्यूमन इंक्रीज होने से क्या हुआ, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या हुआ, अब ज्यादा खून आपके स्किन के नीचे से जा रहा है, तो उसमें से ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगी। सो हीट रिलीज आपने इंक्रीज कर दी। ये दूसरा केस हो गया जी, दूसरी कंडीशन हो गई। उसके बाद लॉस ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा हो जाती है जी, सांस लेना आप ज्यादा शुरू कर देते हैं, गर्मियों में आपकी सांस जरा ज्यादा फूलेगी। क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग जब आप करते हैं, आप अपनी जो एक्सीलेशन करते हैं, एयर आप निकालते हैं, तो वो गर्म होती है, उसमें हीट होती है ना। आपने पिछले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया मैंने आपको कि जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें हमारी हीट भी निकलती है। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप अपनी जो सांस बाहर निकालना है उसके आगे हाथ रखें, देखें आपको वो हवा गर्म महसूस होगी। सो जब आप ब्रीथिंग करते हैं, अपनी सांस को बाहर निकालते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उसमें हीट निकल रही है। सो जो लॉस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ब्रीथिंग को बढ़ा देते हैं जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ हीट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सांस ज्यादा ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, अब आपकी सांस ज्यादा बाहर आ रही है तो ज्यादा हीट भी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप हीट को भी रिलीज कर देते हैं। और चौथा काम जो है वो जो फैट लेयर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फैट लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब जरा ये वाला मामला समझते हैं। ये मामला क्या है फैट लेयर का। आपकी स्किन, आपने स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा है जी कि आपकी स्किन की 3 लेयर्स होती है। एक कहलाती है एपिडर्मस, एक कहलाती है डर्मस और एक कहलाती है हाइपोडर्मस। ये एपिडर्मस हो गई, फिर ये आपकी डर्मस हो गई जी, ये दूसरी डर्मस की लेयर है। और ये जो तीसरी लेयर होती है, ये जो मैं जिसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, रेड से बना देता हूँ, ये जो तीसरी लेयर बनाई है मैंने, ये कहलाती है हाइपोडर्मस और ये फैट से बनी हुई होती है। ये किससे बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ फैट। एडिपोज टिश्यू से बनी हुई हो तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर हुआ होता है। ये फैट जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, बैड कंडक्टर है ये हीट का, यानी ये हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। सब आपकी बॉडी के इधर जितनी भी इंटरनल हीट है, फैट उसको ब्लॉक करती है, उसको लॉस नहीं होने देती। ये फैट का काम है। तो आपकी, आप यूं समझ लो, आपकी खाल के नीचे फैट की एक लेयर है कि ये वाली लेयर, और ये क्या कर रही है, हीट लॉस नहीं होने दे रही।
आपके जिस्म के अंदर की जितनी भी हीट है, फैट लेयर उसको ब्लॉक कर रही है। अब यहाँ तो आपको हीट ब्लॉक थोड़ी करनी है, यहाँ तो आपको हीट रिलीज करनी है। सो आपकी बॉडी में क्या होगा जी, ये जो फैट लेयर है ये रिड्यूस हो जाएगी, पतली हो जाएगी। थोड़ी सी फैट आपकी जो है वो घुल कर जो है वो खून में डिजोल्व हो जाती है, और आपकी जो फैट लेयर है वो रिड्यूस हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी ये। बाकी फैट है वो आपके खून में डिजोल्व हो गई। अब इस छोटी सी लेयर में से थोड़ी थोड़ी जगहों से आपकी हीट लॉस जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे हीट लॉस होकर फिर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये चौथा काम होगा। ये चार काम आप देख लो जी, फंक्शनल एतबार से हो रहे हैं। पहला काम, आपकी बॉडी ने स्वेटिंग करना शुरू करी, जिससे आपकी बॉडी की स्किन पर पानी आ गया, और पानी आपको कूलिंग इफेक्ट देती है। इससे आपका टेम्परेचर भी बच रहा है और इससे आपकी खाल भी बच रही है। दूसरा, वैसोडाइलेशन, आपकी स्किन के नीचे की जो आर्टरीज हैं वो और ज्यादा मोटी हो जाती हैं, उनका ल्यूमेन और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसमें से खून का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, ज्यादा खून गुजर रहा है, और उस खून की जो हीट है वो फिर रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह हीट रिलीज होना बढ़ गया। तीसरा, लॉस ऑफ ब्रीथिंग, लॉस ऑफ हीट बाय ब्रीथिंग, यानी आप सांस लेके हीट को रिलीज करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, आप ज्यादा सांस लेने लगते हैं, जिससे ज्यादा हीट लॉस हो रही होती है। और आपकी स्किन के नीचे जो फैट की लेयर है जो आपकी हीट को रिलीज होने से रोकती है, हीट को बचाती है, इस फैट की लेयर को रिड्यूस कर देती है बॉडी, जिससे क्या होता है, अब थोड़ी बहुत हीट जो है वो आपकी फैट लेयर को क्रॉस करके आपकी स्किन के जरिए भी रिलीज हो जाएगी। ये तो चार काम जो है इनको हम कहते हैं साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, फिजियोलॉजिकल, ये सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन है, यानी ऐसे एक्शन जिनका ताल्लुक फंक्शन से। जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी होती है तो ये चार फिजियोलॉजिकल एक्शन लेगी आपकी बॉडी। बता चुका हूँ कौन कौन से, स्वेटिंग होगी, वैसोडाइलेशन होगा, लॉस ऑफ ब्रीथ हीट होगी जी बाय ब्रीथिंग, और फैट लेयर रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन से मुराद होती है कि ऐसी थर्मो रेगुलेशन जिसके अंदर बॉडी के फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसमें आप देख लो बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, डायल्यूशन हो रहा है, ब्रीथिंग बढ़ रही है, फैट लेयर बढ़ रही है, इसको आप कहते हो फिजियोलॉजिकल। और दूसरे जो कहलाते हैं उनको हम कहते हैं बिहेवियरल। बिहेवियरल बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन, इसका ताल्लुक आपके बिहेवियर से होता है, आपकी बॉडी के इंटरनल मामला से नहीं होता, आपकी बॉडी के फंक्शन से नहीं होता, आपके बिहेवियर से होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग है। फिजियोलॉजिकल का ताल्लुक आपके इंटरनल बॉडी से होता है, कहाँ है वहां पर, ये जो है ना फिजियोलॉजिकल, इसका ताल्लुक आपकी इंटरनल बॉडी से होता है, आपके फंक्शन से होता है। और बिहेवियर का ताल्लुक आपकी एक्सटर्नल बॉडी, आपके बिहेवियर से होता है। सो बिहेवियर चेंजेस क्या आएंगी आपकी बॉडी में, जब आप गर्मी आती है जी, सो आपकी बॉडी में क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आती हैं। एक तो आप लूज कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, ढीले ढाले कपड़े, लूज क्लोथिंग। ठीक है जी, लूज क्लोथिंग पहनना शुरू कर देते हैं, ढीले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको जो है वो गर्मी का इफेक्ट कम होने लग जाता है। एक तो ये करते हैं जी। दूसरा आप क्या करते हैं जी, एक ठंडी जगह पर चले जाते हैं, कूलर लोकेशंस पे चले जाएंगे। अगर आपको एक जगह गर्मी लग रही है सो आप कूलर लोकेशंस के अंदर चले जाएंगे, एसी वेसी खोल लेंगे, ठंडी जगह पे चले जाएंगे। और तीसरा, जैसे आप नहाना वाना शुरू कर देंगे, बाथिंग शुरू कर देंगे, ताकि आपकी स्किन को वाटर का कूलिंग इफेक्ट पड़े। तो ये तीन आप हॉट एनवायरनमेंट में ये तीन बिहेवियरल जो है वो मैकेनिज्म करेंगे। सो ये हो गया हॉट एनवायरनमेंट। जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ जाती है, सो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, आपके इंटरनल बॉडी में ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो गई, आपने हीट रिलीज करनी है ताकि आप थर्मोरेगुलेशन करें। दो तरीके हैं जी, फिजियोलॉजिकल यानी आप अपनी आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो कुछ फंक्शंस में चेंजिंग लाएगी, जिससे आपकी हीट लॉस इंक्रीज हो जाएगा। और एक होगा बिहेवियरल, जो आप अपने अंदर कोई बिहेवियर चेंज करेंगे, जिससे आपको जो है वो गर्मी का एहसास कम होगा। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल है, एक स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी, वैसोडाइलेशन होगा, ब्रीथिंग के जरिए आप हीट को निकालेंगे, फैट लेयर रिड्यूस हो जाएगी। और बिहेवियरल चेंजेस क्या होंगे, आप अपने ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, ठंडी जगह पे चले जाएंगे, या नहाएंगे ज्यादा ताकि आपको कूलिंग इफेक्ट आए। अब आते हैं जी कोल्ड की तरफ। अगर हमारा जो है माहौल में ठंडक हो जाए तो क्या मामला होता है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ठंडक हो जाती है, ये अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ठंडक हो जाती है तो आपके जिस्म के अंदर भी हीट कम हो जाएगी, जिससे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा।
सो आपने दो काम करना है, एक अपनी जो हीट लॉस हो रहा है आपकी बॉडी में से उसको रिड्यूस करना है, और दूसरा हीट प्रोडक्शन आपने इंक्रीज करनी है, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो है हीट कम हो गई थी वो वापस बढ़ जाए और आपका टेम्परेचर भी बढ़कर मेंटेन हो जाए। सो इधर भी हम दो काम करेंगे जी, एक इंटरनल चेंजिंग्स आएंगे जी, फंक्शन से मुतालिक कुछ चेंजिंग आएंगे जिनको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, और एक कुछ हम बिहेवियरल चेंजेस करेंगे जिसको हम कहेंगे बिहेवियरल मैकेनिज्म। अब साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसी आती हैं जी? सबसे पहले तो आपका वही वैसो डायलेशन था ना, अब उसका अपोजिट होता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन। कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब जो आपकी आर्टरी मोटी हुई थी ना, अब वो पतली हो जाएगी, वैसो कंट्रैक्शन कहलाता है। ये इंक्रीज हुई थी ना इस केस में, अब यहाँ डिक्रीज हो जाएगी, ल्यूमन जो है वो कम हो जाएगा। अब जब ल्यूमन कम होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ल्यूमन जब आर्टरी का कम हो जाएगा तो अब आर्टरी के अंदर से खून कम जाएगा, और अब आपके खाल के नीचे की जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया। कम ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड के अंदर से हीट लॉस भी कम होना शुरू हो जाएगा। देखो जब हो गया ना रिड्यूस हीट लॉस, तो एक तो काम आपने क्या किया, आपकी बॉडी का जो आर्टेरियल सिस्टम है स्किन के नीचे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा, जिससे अब आपकी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम खून जाना शुरू कर देगा आपकी स्किन के नीचे से। अब उससे क्या होगा, अगर आपकी स्किन के नीचे कम खून है तो जाहिर बात है कम हीट भी होगी, और वो थोड़ी बहुत हीट ही रिलीज हो पाएगी, आपने अपने जिस्म की हीट को बचा लिया। एक ये काम किया। दूसरा, आपकी जो स्किन के नीचे की फैट लेयर है वो और ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, फैट और ज्यादा मोटी हो जाएगी, ताकि फैट जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा जो है वो हीट लॉस कम हो जाएगा। दूसरा ये काम हुआ जी। तीसरा, आपकी बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है, यानी कपकपाने लग जाते हैं, आपके मसल्स ज्यादा वर्क करते हैं जी। आप सर्दी लगती है ना आपको, आप कपकपाते हैं, तो शिवरिंग से क्या होता है जी, शिवरिंग से आपके मसल्स ज्यादा काम करने लग जाते हैं। शिवरिंग से आप जब कपकपाते हैं ना तो आपके मसल्स ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू होते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, और आपके जिस्म के अंदर जो है वो हीट प्रोडक्शन भी करनी है, सो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से आपका हीट लॉस कम हो गया, फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, जो फैट की लेयर थी वो ज्यादा मोटी हो गई, जिससे हीट लॉस कम हो गया, और शिवरिंग करने लग गए आप, जिससे आपके मसल्स जो है वो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करने लग गए। उसके अलावा एक और काम होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक जो रेट होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो अपने आप की तादाद को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। सो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हीट प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादा हो जाएगा। सो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने से आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। जबकि बिहेवियरल चेंजेस क्या होती हैं, अगर आप ठंडी जगहों पे पाए जा रहे हैं तो आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस क्या आएंगी, आप एक वार्म लोकेशन में जाएंगे, आप अपनी जगह को चेंज करेंगे और किसी गर्म जगह पे जाएंगे, एक ये काम करेंगे आप। दूसरा, थिक क्लोथिंग करेंगे आप, मोटे कपड़े पहनेंगे आप, थिक क्लोथिंग, ज्यादा कपड़े पहनेंगे जी, मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे, जिससे आपको सर्दी का एहसास कम होगा, और आप लोगों में घुलेंगे मिलेंगे, यानी मुख्तलिफ लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, हडलिंग कहते हैं इसको, हडलिंग, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे एक दूसरे की गर्मी जो है, एक की जो हीट लॉस हो रही है वो दूसरे को मिलना शुरू हो जाती है। सो ये हडलिंग करते हैं। सो ये हो गया जी थर्मो रेगुलेशन। हमने देखा थर्मो रेगुलेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म कितने किस्म के, कोकिलियोथर्म, होम्योथर्म्स बताया आपको, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स बताया। उसके बाद हमने देखा कि इंसान जो है वो थर्मो रेगुलेशन कैसे कर रहा है, तो हमने पहले देखा हॉट एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया हॉट एनवायरनमेंट में आपको करना क्या है, आपकी बॉडी ने हीट रिलीज करनी है। सो हीट रिलीज करने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस आती है। चार आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो मैंने आपको बता दिया, और ये तीन आपकी बिहेवियरल चेंजेस आती है। इन तीनों चेंजेस का, इन सब चेंजेस का मकसद है आपकी हीट जो है वो रिलीज हो। और कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप चले जाते हैं तो आपकी बॉडी ने ये दो काम करने होते हैं, एक हीट लॉस को बचाना है और दूसरा मजीद हीट प्रोड्यूस करनी है। सो इन दोनों कामों के लिए आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस का और इन बिहेवियरल चेंजेस का मकसद दो ही है जी, एक हीट लॉस कम हो जाए, दूसरा हीट प्रोड्यूस जो है वो बढ़ जाए, हीट का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाए। सो ये हो गया जी आपका थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर वाइंड अप हो जाता है।